Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel नई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IBO 4 की यूनिट 6 दैट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट, और आज हम डिस्कस करेंगे DP और DA के बारे में, दैट इज डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट्स के बारे में। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, पूरी कोशिश रहेगी मेरी आज कि ये आपका पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में कवर कर लूं, क्योंकि जब समझाने लग जाते हैं चीज़ें ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, राइट। तो वो देखने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद अब मैं आपको IBO 6 पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपने सीरियसली उसको देखा होगा तो आपको अब लेटर ऑफ क्रेडिट के जितने भी टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, उसका मैं आपको लिंक आई बटन में ऊपर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब आज स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट से। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या बोल रहा है कि अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। हालांकि हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके हैं, तो अगर आप ये खुद से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कमर्शियल इनवॉइस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी आप जानते हैं, पैकिंग लिस्ट क्या होती है, हमारे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, फिर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार उसी चीज़ को डिस्कस करना यहाँ चाहिए। आपको ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें बता दी, प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ से उसको कवर कर लीजिए और इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड करने की वजह ये थी क्योंकि आप में से कई लोगों के पास अभी तक स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसके हेल्प से आपको एटलीस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक। तो हम सीधे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस फॉर द एक्सपोर्टर। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, एक्सपोर्टर्स को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या एरर्स हैं जिन्हें उन्हें कमिट नहीं करना चाहिए जिसके थ्रू वो इजीली आगे एक्सपोर्ट कर सकें, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली इफ द एक्सपोर्टर हैज टेंडर्ड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट मिलना है और उसके लिए हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत है, अगर एक्सपोर्टर ने वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक तरीके से नहीं लगाए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं हैं, तो जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट भी प्रोवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्सपोर्टर को पेमेंट चाहिए तो उसके लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज डॉक्यूमेंट्स आर केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड फर्स्ट बाय द नेगोशिएटिंग बैंकर इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री बिफोर ही मेक्स द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर। The issuing banker in the importer's country also scrutinize it before reimbursing the negotiating banker. Any discrepancy in document can lead to delays in the payment. Quite often documents are rejected on the first presentation because they are either incomplete or incorrect. अब देखिए, मैंने आपको इसीलिए वहाँ पर वो फ्लो चार्ट, वो साइकिल समझाई थी ताकि आपको हमेशा याद रहे, और उम्मीद करती हूँ अगर आपने सेशन देखे हैं लगातार तो अब आपको वो इमेज एकदम आपके दिमाग में बैठ गई होगी। हो सकता है आपको एक डिस्क्रिप्शन एक बार में ना बैठे, लेकिन अगर हम कोई चीज़ को विजुअल फॉर्म में देख लेते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है, राइट।
तो अगर आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं तो सोचिए कि जो हमारी इशूइंग बैंक थी, कौन सी इशूइंग बैंक, कहाँ पे थी, इंपोर्टर्स की कंट्री में थी, राइट। वो क्या करती थी, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करती थी और वो किसको फॉरवर्ड कर देती थी, हमारे एडवाइजिंग बैंक या फिर हमारे कंफर्मिंग बैंक। अब वो बैंक क्या करता था, इसको कंफर्म करता था लेटर ऑफ क्रेडिट को कि लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा कैसा बना है, ऑथेंटिक है या नहीं है, और उसके बाद जब उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लेता था, वेरीफाई कर लेता था, फिर वो किसे फॉरवर्ड करता था, एक्सपोर्टर को करता था। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को कायदे से क्या करा जाता था, स्क्रूटनाइज करा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जब पेमेंट रिलीज किया जाता है एक्सपोर्टर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दोबारा वेरीफाई किए जाएंगे, दोबारा उसको चेक किया जाएगा, है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रेजेंट किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स बाद में हमारे पास है उसमें कोई चेंजेस हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेगोशिएटिंग बैंक होता है, जो पैसा क्या करता है, रीइंबर्स करता है, पेमेंट करता है एक्सपोर्टर को, वो क्या करेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, ठीक। अब ये जो हमारा नेगोशिएटिंग बैंक है, इसके पास जो पेमेंट आई है वो कहाँ से आई है, इशूइंग बैंक से आई है। तो इशूइंग बैंक भी क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, उसे चेक करेगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट तरीके से भरा गया है, तो वहां पर पेमेंट डिलेज हो सकती है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से एरर्स हैं जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स को ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द लेटर ऑफ क्रेडिट हैड एक्सपायर्ड। अब हमारा अगर लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपायर कर गया है तो वो कभी भी वैलिड नहीं रहेगा, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट में एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द बिल ऑफ लैंडिंग वाज क्लोज्ड, दैट इज अनक्लीन और डर्टी। अब ये पॉइंट हो सकता है आपको याद आ रहा हो कि आपने ये कहीं पढ़ा है ना, और आपने ये कहाँ पढ़ा था, जब हमने बिल्स ऑफ लैंडिंग के टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो वहां पर मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा क्लीन बिल ऑफ लैंडिंग और एक होता है हमारा क्लॉज बिल ऑफ लैंडिंग, जिसे अनक्लीन या फिर डर्टी बिल ऑफ लैंडिंग भी कहते हैं। और क्लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही एक क्लॉज मेंशन होता है कि इतने गुड्स डिफेक्टिव हैं या इतने गुड्स खराब हो गए, ऐसा करके कोई क्लॉज रहता है, तो उसे हम अनक्लीन या फिर डर्टी या फिर क्लॉज बिल ऑफ लैंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिल ऑफ लैंडिंग है वो किस टाइप का है, वो क्लीन बिल ऑफ लैंडिंग है या फिर वो क्लॉज बिल ऑफ लैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैंडिंग वाज प्रेजेंटेड व्हेन लेटर ऑफ क्रेडिट कॉल्ड ऑन बोर्ड शिपमेंट। आई होप आपको ये याद होगा कि चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक बार और शॉर्ट में बता दे रही हूँ। देखिए, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, एक और तरीके का बिल ऑफ लैंडिंग होता है जिसमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एक्सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, अपने गुड्स को वेसल पे लोड करना होता है, राइट। तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है अपने गुड्स को लोड करने के लिए। तो जब ग्रुप ऑफ आपके एक्सपोर्टर्स शिप की जो स्पेस है उसको बुक करते हैं या फिर जो आपकी वेसल है उसकी स्पेस को जो बुक कर लेते हैं, और उस टाइम पे जो आपका बिल ऑफ लैंडिंग इशू किया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैंडिंग होता है। और ये अगर हम कॉमन कॉन्टेक्स्ट में या फिर जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये आपका सी ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो चार्टर पार्टी बिल ऑफ लैंडिंग है उसे उस टाइम प्रेजेंट किया गया था या नहीं जब हमारे गुड्स जो है शिपमेंट के लिए तैयार हो रहे थे, मतलब ऑन बोर्ड शिपमेंट, मतलब कि जब हमारे गुड्स लोडिंग के लिए तैयार थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द गुड्स वाज शिप्ड ऑन डॉक व्हेन इट वाज नॉट परमिटेड। अगर हमारे गुड्स को डॉक पर लोड कर दिया गया है, शिप कर दिया गया है, जबकि उसके लिए परमिशन नहीं मिली थी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारी कस्टम्स या फिर डॉक अप्रेजर हमें अलाउ नहीं करता है तब तक हम अपने गुड्स को डॉक पर शिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिपमेंट वाज मेड बिटवीन द पोर्ट्स अदर देन दोज स्टेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, हम ये शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे हम अगर स्टार्ट करें हमारा एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, हमारे बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, ठीक है, हमारे जितने भी इनवॉइसेस हैं, जितने भी हमारे ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सब में क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, है ना। इवन वर्ड्स का भी आगे पीछे हम नहीं कर सकते, जिस हिसाब से लिखा गया है, जिस प्रोनाउंसिएशन से लिखा गया है, जो इसकी स्पेलिंग है, एग्जैक्टली सेम ही हमें अपने हर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है, राइट। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है कि हम पोर्ट ए से स्टार्ट करेंगे और हम अपने गुड्स को अनलोड करेंगे पोर्ट बी पर,
तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमेशा सेम ही चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपने लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ और मेंशन कर दिया कि हम पोर्ट ए से स्टार्ट करेंगे लेकिन हम अपने गुड्स को अनलोड कहाँ करेंगे, पोर्ट सी पे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का आपने एरर कमिट कर दिया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंश्योरेंस कवर वॉज इनएडिक्वेट एंड एक्सप्रेस्ड इन अ करेंसी अदर देन रिक्वायर्ड बाय द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है और जिस भी करेंसी में अगर करवाया है और वो करेंसी अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन नहीं करी गई है तो ये भी एक तरीके का एरर हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि हर एक चीज सिमिलर होनी चाहिए, इवन हम स्पेलिंग में भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा ब्लंडर हम उसमें कैसे कर सकते हैं, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डिस्क्रिप्शन और स्पेलिंग ऑफ द गुड्स ऑन इनवॉइस डिफर्ड फ्रॉम द दैट इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो पॉइंट यहाँ पर आई गया कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है या फिर जो भी हमने स्पेलिंग यूज करी है वो हमारे इनवॉइस में अलग है और लेटर ऑफ क्रेडिट में अलग है। और ये मैंने आपको बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको याद हो हमने कल जो डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वहां पे एक आपका ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट था, है ना। वहां पे सीधे सीधे मेंशन किया हुआ था कि ट्रांसफरेबल वर्ड जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखा जाएगा, उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का एरर हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, द वेट्स मार्क्स एंड नंबर्स डिफर्ड बिटवीन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हमारा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और जो हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। वेट्स को लेके, नंबर्स को लेके, मार्क्स को लेके, हो सकता है हमने उसमें कुछ अलग सिंबल यूज किया अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में और हो सकता है हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग सिंबल यूज कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ वैल्यू शोन ऑन द इनवॉइस एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज आर डिफरेंट। देखिए ये सब एरर काफी कॉमन है, अगर आप खुद भी सोच के लिखे। हम कहते हैं एक बार अगर आप इसको पढ़ के भी नहीं जाते हैं तो मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ाया है, समझाया, अगर आप उसको ही प्रॉपरली एनालाइज करके ढंग से समझ के पढ़े तो आप ये पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चीजों में चेंजेस नहीं हो सकते, राइट। अब जो इनवॉइस में हमारे गुड्स की जो वैल्यू लिखी है वो क्या डिफरेंट हो सकती है किसी और डॉक्यूमेंट में? नहीं। जो हमने अपने इनवॉइस में अपने गुड्स की जो वैल्यू लिखी वही तो हम सेम वैल्यू अपने और डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा इनवॉइस है और जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इन दोनों में ही जो हमारे गुड्स की वैल्यू है वो डिफरेंट। और जब डिफरेंट हो जाएगी तो सीधी बात है आपको पेमेंट इजीली प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, the drawing was for less than the letter of credit amount when part shipment were not permitted। अब हमने पार्ट शिपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब हमारे इम्पोर्टर के पास इनफ फंड नहीं होते हैं कि वो उन गुड्स के लिए पे कर सके तो वो क्या करता है, पार्ट शिपमेंट प्रैक्टिस करता है, राइट। क्या करेगा, सबसे पहले कि कुछ लॉट गुड्स के मंगवा लेगा, उसके लिए पे कर देगा, उसके बाद थोड़े लॉट्स बाद में मंगाता है और उसके लिए दोबारा फिर पे करता है, ठीक है। ये होता है हमारा पार्ट शिपमेंट, राइट। अब जो हमारा पार्ट शिपमेंट होता है ये हमेशा प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिकली जब अलाउ ही किया जाता है तभी पार्ट शिपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट का जो अमाउंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट की जो वैल्यू है उससे कम हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका क्या हो जाता है, एरर यहाँ पर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बिल ऑफ लैंडिंग डिड नॉट एविडेंस वेदर फ्रेट वाज पेड और नॉट। अब जो हमारा बिल ऑफ लैंडिंग होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि किन गुड्स को शिप किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में क्या वैल्यू है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइटल टू द गुड्स होता है ये, राइट। तो अगर इसमें सही से मेंशन नहीं किया गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर कंसाइनमेंट के लिए फ्रेट पे किया गया है, नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा एरर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इंपोर्टर है अगर उसे पता ही नहीं चलेगा इसके लिए फ्रेट चार्जेस पे किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, कि उसे पे करना है, किस हद तक पे करना है, जब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो सीधी बात है कि जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट टाइम से नहीं मिल पाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द शिपमेंट वाज शॉर्ट। आई होप इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज ड्रॉन ऑन रॉन्ग पार्टी।
सो अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारा, वो हमने गलत पार्टी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अगर हमने गलत पार्टी के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया है तो सीधी बात है ये बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज पेबल ऑन इनडिटर्मिनेबल डेट। तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, मतलब 11th-12th में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होती है, और अगर डेट मेंशन नहीं होती है तो उसे नल एंड वॉइड माना जाता है, मतलब कि उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वाज पेबल ऑन इनडिटर्मिनेबल डेट, जिस डेट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब या तो उस पर डेट नहीं मेंशन होगी या फिर क्लियरली लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक तरीके का एरर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द बिल ऑफ लैंडिंग, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर नॉट करेक्टली एंडोस्ड। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हमारा बिल्स ऑफ लैंडिंग है या फिर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसको हमने करेक्टली एंडोर्स नहीं किया है, करेक्टली ट्रांसफर नहीं किया है। तो ये भी क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉपी ऑफ द फ्रेट अकाउंट वाज नॉट अटैच्ड व्हेन कॉल्ड फॉर बाय द लेटर ऑफ क्रेडिट। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जब लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास फ्रेट अकाउंट की भी कॉपी होनी चाहिए कि क्या क्या फ्रेट चार्जेस हमने पे किए हैं। अगर उसको अटैच नहीं किया जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं एरर हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी है उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने फ्रेट चार्जेस पे किए गए हैं और कहाँ कहाँ पे किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ विटनेस व्हेन रिक्वायर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। आई होप ये पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली यही कह रहा है कि जो विटनेस के सिग्नेचर्स हैं अगर डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किए गए जब जरूरत थी तो ये एरर हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फैक्सिमिली सिग्नेचर वर यूज्ड व्हेन नॉट अलाउड। फैक्सिमिली सिग्नेचर मतलब फॉर्ज सिग्नेचर्स करना, जाली सिग्नेचर्स करना, ऑब्वियस सी बात है ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एरर हो ही जाएगा, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। So in view of such common errors, it is necessary to read the letter of credit very carefully and check the terms against the contract of sale. So it is fundamental to check that the letter of credit first is of type agreed. सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि जिस टाइप का हमने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है वो वही टाइप का है या नहीं है। जैसे अगर हमने इरिवोकेबल करा है तो वही है, कंफर्म किया है कि रिवोकेबल किया है कि बैक टू बैक किया है, जिस भी टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैज एन एक्सपायरी डेट दैट इज सफिशिएंटली फार अहेड फॉर द गुड्स टू बी शिप्ड एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड एंड प्रेजेंटेड इन टाइम। अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, ठीक है। अब ये एक्सपायरी डेट इस तरीके से मेंशन नहीं होनी चाहिए कि पता चला हमारे गुड्स शिप हो रहे हैं और गुड्स इन ट्रांजिट ही हैं तभी हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट वो एक्सपायर कर गया। लेट्स से कि हमारे गुड्स को 25 डेज लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में, लेकिन जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट उसमें डेट इस तरीके से मेंशन थी कि 20 डेज के अंदर ही वो एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हैज टर्म्स एंड कंडीशंस दैट कैन बी मेट एंड दैट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली एज कॉल्ड फॉर। इसमें क्या बोल रहा है सिंपली कि जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मीटअप होनी चाहिए, साथ ही जिन भी डॉक्यूमेंट्स को मंगाया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। अभी जब हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही था, है ना, कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो कमर्शियल इनवॉइस है, आपका पैकिंग लिस्ट है, आपका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड अप किए जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स उस समय होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हैज करेक्ट स्पेलिंग एंड मिस स्पेलिंग शुड बी टेकन अप इमीडिएटली विद द बायर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पेलिंग है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से जिस मैनर में लिखी गई है उसी मैनर में वो रहनी चाहिए, ठीक है। If any amendment or extension is necessary, the buyer should be asked immediately to instruct the issuing bank accordingly. A watch should be kept to see that advice of amendment of the credit is received without delay.
It should be remembered that bank is not allowed to overlook or approve errors and inconsistencies, however small, in documents presented and will not pay in such circumstances. यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ एक्सटेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो बायर है या फिर जो हमारा इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, अपने इशूइंग बैंक को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए जाएंगे विदाउट एनी डिले। लेकिन यहाँ पर बैंक के पास कोई ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो खुद से लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस कर सके, चाहे वो मॉडिफिकेशन छोटे से छोटा क्यों ना हो। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने जब लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स डिस्कस किए थे तो वहां पर मैंने आपसे एक रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्कस किया था और उसमें क्या बताया था कि जो हमारा बैंक होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस कर सकता है, राइट। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके आईसीसी में, दैट इज इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स में, इसको यूज नहीं किया जाता है, यूसीपी इसे एंडोर्स नहीं करता। उसकी वजह क्या थी कि जो हमारा बेनिफिशियरी है उसकी जो राइट्स है यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं रहती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप उसका लिंक भी अच्छे से बैठा पा रहे होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, एडवांस पेमेंट की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। अब जो हमारा थर्ड फॉर्म है आपका पेमेंट का, वो क्या है आपका डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। अब इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक है हमारा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट और दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये टॉपिक क्लियर ही नहीं हुआ होगा या समझ नहीं आया होगा और आपने 2-3 बार हो सकता है रीड आउट भी कर लिया होगा, तो चीजें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई होंगी। ठीक, तो इसके डिस्क्रिप्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों ही चीजों को। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट को और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस को, उसके बाद हम इसके जो डिस्क्रिप्शन है इस पर आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। अब यहाँ पर हमारी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कौन, एक्सपोर्टर, और दूसरा होता है हमारा इम्पोर्टर। ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में अगर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, कोई भी पेमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, राइट। और आज हम डिस्कस करें किसके बारे में, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इन शॉर्ट कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट बेसिकली कहता क्या है। देखिए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का क्या मतलब होता है कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो हमारे एक्सपोर्टर को इमीडिएटली पे कर देगा जब उसके पास गुड्स रिसीव हो जाएंगे। मतलब कि जब एक्सपोर्टर ने गुड्स को शिप कर दिया और जो गुड्स हैं वो आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गए, तो इम्पोर्टर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी गुड्स हैंड ओवर होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएंगे लेकिन गुड्स हैंड ओवर कब होंगे, जब पेमेंट एक्सपोर्टर के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। अभी हम यहाँ पर इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में सबसे पहले तो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। सीधी बात है कि एक्सपोर्टर क्यों पहले इम्पोर्टर को गुड्स को शिप करे, हो सकता है बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है कि इम्पोर्टर पेमेंट ही ना प्रोवाइड करे। सिमिलरली अगर हम इम्पोर्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इम्पोर्टर पहले क्यों पे करे, जब उसको गुड्स रिसीव ही नहीं हुए। हो सकता है कि गुड्स हमारे डिफेक्टिव हो या जिस तरीके से हमने मांगे हो उस तरीके गुड्स ना हो और हमने उसको पे भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं रिस्क दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इन्वॉल्व है और ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। ठीक, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, बैंक को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट दो पार्टीज होंगी वो क्या होंगी, बैंक्स होंगी। ठीक, अब जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक है वो क्या कहलाता है, रेमिटिंग बैंक, और जो हमारा इम्पोर्टर का बैंक है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक। ठीक, अब रेमिटिंग बैंक क्या होता है, जो कि पैसे को रेमिट करेगा,
और कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक की यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये हो सकता है कि ये रेमिटिंग बैंक की ही एक सब्सिडरी हो। ठीक है, रेमिटिंग बैंक कहाँ है? एक्सपोर्टर कंट्री में। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक्सपोर्टर का जो बैंक है उसकी कोई सब्सिडरी ब्रांच है इंपोर्टर कंट्री में हो, तो ये कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग बैंक आपका सब्सिडरी बैंक भी हो सकता है, या फिर ये कोई सोलो बैंक भी वहां का हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्टर है उसने यहाँ पे क्या बोला है कि हम पहले गुड्स को शिप करेंगे और उसके बाद आपको तुरंत पेमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि गुड्स को यहाँ पर करा जाएगा शिप। ठीक है, और इस शिपमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके पास जाएंगे? हमारे रेमिटिंग बैंक के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? रेमिटिंग बैंक के पास जाएंगे। अब ये जो हमारा रेमिटिंग बैंक है ये क्या करेगा? कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक को इन डॉक्यूमेंट्स को करेगा फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक क्या कहता है कि हमारे पास जो शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव हो गए हैं। तो इंपोर्टर क्या करता है कि बोलता है कि ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए तैयार हूँ। मतलब कि जैसे ही मुझे गुड्स रिसीव होंगे मैं वैसे ही पेमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट किसके पास है? अभी डॉक्यूमेंट आपका कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक के पास है। ठीक है, तो अब जितनी देर में ये जो गुड्स को शिप किया गया है ये गुड्स हमारे यहाँ पर अराइव करेंगे पोर्ट तक, जो कि आपका इंपोर्टर का जो पोर्ट है वहां तक अराइव करेंगे। तो अब इंपोर्टर क्या करेगा? यहाँ पर हमें पेमेंट प्रोवाइड करेगा। किसे पेमेंट प्रोवाइड करेगा? कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक को पहले पेमेंट प्रोवाइड करेगा, और जब ये पेमेंट कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक ले लेगा उसके बदले ये क्या करेगा? जो हमारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है वो इंपोर्टर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्या बोल रहा था यहाँ पे? टॉपिक क्या था हमारा? डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो पहले हमने पेमेंट लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आगे फॉरवर्ड किया। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आया होगा। तो जैसे ही इंपोर्टर के पास ये डॉक्यूमेंट आता है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ लेके जाता है? पोर्ट पर लेके जाता है और अपने गुड्स को वेरीफाई करवाता है। ठीक है, और उसके बाद इन गुड्स को क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। ठीक है, अब जब उसको गुड्स रिसीव हो जाते हैं उसी टाइम पर जो हमारा कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक है ये क्या करता है? इसने जो यहाँ पर इंपोर्टर से पेमेंट ली होती है इसके रिगार्डिंग, वो क्या करता है? फॉरवर्ड कर देता है। किसे? हमारे रेमिटिंग बैंक को। ठीक, और रेमिटिंग बैंक क्या करता है? इसे फॉरवर्ड करता है हमारे एक्सपोर्टर को। ठीक है, सो आई होप आपको इसका पूरा वर्क प्रोसेस समझ में आया होगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा देख के कि यहाँ पे मेरी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग नहीं देखनी पड़ रही है आपको। थोड़ा सा इनोवेटिव करने की भी कोशिश की ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो पाए और आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अगर आप इसको याद रखेंगे ना और 2 से 3 बार देख लेंगे तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो ये पूरा इमेज आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इजिली वहां पर इसको फिर बना भी लेंगे। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर पूछता है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करिए, तो इस फ्लो चार्ट को जरूर बना के आइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्टर इंपोर्टर की शक्ल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही बैंक की कोई बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस वही चीजें लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो वापस आ गए हम अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ, अब इसको पढ़ लेते हैं। सो इट इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिसीविंग पेमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। द एसेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज दैट द एक्सपोर्टर इज विलिंग टू शिप द गुड्स बिफोर payment. However, he is not prepared to allow the buyer to take possession of them before the buyer has paid. अब ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, so the mechanics of the system requires the exporter to draw a bills of exchange on the buyer payable at site. Payable at site का सिंपली मतलब ये होता है कि उसके लिए तुरंत पेमेंट हो जाए, जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि एक्सपोर्टर ने जब गुड्स को शिप किया तो जैसे ही गुड्स रिसीव हो गए थे इंपोर्टर को, तो इंपोर्टर ने तुरंत ही पेमेंट प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, यही कहलाता है हमारा पेबल एट साइट। The exporter then hands over the bill to his bank together with the documents of the title of the goods. The documents include commercial invoice, packing list, marine insurance policy or certificate, and a full set of bill of lading, airway bill, combined transport documents. The documents are to be surrendered to the importer only upon the payment of the bill. तो जब बिल का पेमेंट हो जाएगा तभी ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करे जाएंगे किसे? इंपोर्टर को। ठीक है,
Next, these bills are presented to the buyer for payment through a branch or a correspondent in the buyer's country. The amount is realized and remitted back to the exporter's bank or his account. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अगर मैंने पहले आपको ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया होता तो शायद आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आता, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रोसेस काम कर रहा है. ठीक है, तो अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा. सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे टाइप के सेशंस को बनाने में, और अगर इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है. ठीक है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना. सेशन को प्लीज़ लाइक कर देना, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा, और अपने अच्छे फीडबैक्स भी प्रोवाइड करिएगा. ठीक है. In case of goods sold on documents against payment basis, the exporter retains control of goods till payment is received, but risk still exists. तो ये मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो गुड्स को शिप तो जरूर कर देता है, और जो गुड्स हैं वो जो हमारा इम्पोर्टर है उसके पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पोजेशन है गुड्स का वो इम्पोर्टर को नहीं मिलता है. वो कब मिलता है? जब वो पेमेंट रिलीज कर देता है, उसके बाद तब उसको डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है, और वो जब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है पोर्ट पे, तब उसे गुड्स रिसीव होते हैं. लेकिन फिर भी हम देखें तो यहाँ पर रिस्क तो मेंटेन रहता ही है ना, रिस्क तो फिर भी है एक्सपोर्टर के लिए, राइट. If the bill is not paid on presentation and the goods are lying in the foreign port, custom duties, warehouse and insurance charges and other incidental expenses may be incurred. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर इम्पोर्टर पे नहीं करता है गुड्स के लिए, पेमेंट नहीं प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उसके गुड्स हैं वो तो पोर्ट पर है ना. अब फॉरेन पोर्ट पर तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज है, वेयर हाउस के चार्जेस हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, या जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके गुड्स को कैरी करने में, लोड करने में, अनलोड करने में, तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? हमारा इम्पोर्टर ही बियर करेगा. ठीक है. It may be impossible to find another buyer and difficult to reship the goods. In cases where the bills are in foreign currencies, exchange risk also exists from the time sales contract is concluded until the bill is realized. If the exporter's bank purchases such bill and the bill is not paid by the drawee, exporter's account will be debited with the amount of the bill and related चार्जेस. यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि जिसके ऊपर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका ड्रॉ किया गया है, जो कि हमारा इम्पोर्टर है, अगर वो रीपे नहीं कर पाता है तो भाई बैंक तो कहीं ना कहीं से तो वसूल लेगी, सीधी बात है, राइट. तो बैंक क्या करेगी? जो एक्सपोर्टर का अकाउंट है उसी से अमाउंट क्या कर लेगी? डेबिट कर लेगी. अगर जो हमारा ड्रॉई है जिसके ऊपर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया था, अगर वो नहीं पे कर पाता है, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसके अकाउंट से ही अमाउंट को डेबिट कर लिया जाएगा. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. अब इसका भी एक बार हम वर्क फ्लो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे. ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के बारे में. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली सेम प्रोसेस ही काम करेगा. ठीक है, हमारी सबसे पहले दो पार्टीज जो कि इन्वॉल्व थी, कौन था? पहला हमारा एक्सपोर्टर और दूसरा हमारा इम्पोर्टर. ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होगा? एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक, और हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के बारे में. तो सबसे पहले थोड़ा समझा देती हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक, तो अभी हमने डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो डॉक्यूमेंट या फिर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा कैसा होता है? एट साइट होता है. मतलब कि जो पेमेंट होती है वो तुरंत इम्पोर्टर वहां पे प्रोवाइड कर देता है, राइट. अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की बात करें, तो इसमें क्या होता है? जो हमारा इम्पोर्टर है उसके पास अभी करेंटली फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो इजिली एक्सपोर्टर को पे कर दे. तो वो क्या कहता है कि जब आपका शिपमेंट हो जाएगा उसके 60 डेज के बाद मैं पे करूंगा. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट्स से कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो कहता है कि अभी तो मेरे पास फंड्स नहीं है, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम आपको 60 डेज के बाद पेमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसे यूजनेंस बिल या फिर जिसको हम टाइम बिल कहते हैं कहा जाता है. ठीक, और वहीं अगर मैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट की बात करूं तो वो साइट बिल कहलाता है, जहां पर इमीडिएटली पे किया
जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में जो हमारा इम्पोर्टर है उसको क्रेडिट पीरियड की जरूरत होती है, मतलब वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद पे करता है। लेकिन वहीं अगर मैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट की बात करूँ तो वहां पर उसको क्रेडिट पीरियड की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एडवांस में फंड अवेलेबल रहता है, इसीलिए वो इजिली एक्सपोर्टर को पे भी कर देता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होता है उसके बीच में क्या होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर बैंक। ठीक, तो सेम ही प्रोसेस काम करेगा। एक्सपोर्टर का बैंक कौन सा हुआ, रेमिटिंग बैंक, और इम्पोर्टर का कौन सा हुआ, कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, सबसे पहले गुड्स को शिप करेगा, है ना। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले गुड्स क्या करे जाएंगे, शिप करे जाएंगे। किसके द्वारा, एक्सपोर्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जो गुड्स हैं हमारे वो कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, अराइव कर जाएंगे कहाँ पर, हमारे इम्पोर्टर के पोर्ट पर। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, अब जो इन गुड्स से रिलेटेड जो हमारे शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये किसके पास भेजे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये जाएंगे हमारे रेमिटिंग बैंक के पास। और रेमिटिंग बैंक क्या करेगा, इन्हें फॉरवर्ड करेगा किसे, हमारे कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक को। ठीक है, यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक है ये यहाँ पर फिर से इन्फॉर्म करेगा इम्पोर्टर को कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टर है वो बोलता है कि मैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के तरीके से पे करूंगा, मतलब मैं कुछ टाइम लेने के बाद ही पे कर पाऊंगा। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे ही इम्पोर्टर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो हमारा कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक है वो क्या करता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, उन्हें फॉरवर्ड कर देता है किसे, इम्पोर्टर को। ठीक है, और जब इम्पोर्टर इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाता है अपने पोर्ट पर और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराता है, उसके बाद इसे गुड्स रिसीव यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, यहाँ पर गुड्स इसे रिसीव हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब इम्पोर्टर को ये गुड्स रिसीव हो जाते तो इसने अभी तक पेमेंट तो किया नहीं है, और पेमेंट हमको फ्यूचर में तो करना है। हमने बोला है कि हम 60 डेज के बाद पे करेंगे। तो जो गुड्स रिसीव हुए हैं अब ये क्या करेगा, इसके जितने भी रिटेलर्स हैं ना उनको ये गुड्स सप्लाई करना शुरू कर देगा। जैसे इसने एक रिटेलर को किया, सॉरी फॉर द राइटिंग, दूसरे रिटेलर को किया और यहाँ पे तीसरे रिटेलर को किया। अब इन रिटेलर से इसे कुछ पेमेंट भी जनरेट होगी, राइट। और ये हो सकता है कि जो पेमेंट जनरेट हो वो 60 डेज से पहले ही जनरेट करने की कोशिश करेगा ना, ताकि वो इजिली हमारे एक्सपोर्टर को पे कर सके। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इस रिटेलर ने उस रिटेलर ने इसे कुछ पेमेंट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो जब इन रिटेलर से इसे कुछ पेमेंट मिल जाती है तो ये क्या करता है, इस पेमेंट को फॉरवर्ड करता है किसे, हमारे कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग बैंक को। ठीक, अब ये जो हमारा कलेक्टिंग है प्रेजेंटिंग बैंक है ये क्या करता है, इस पेमेंट को आगे फॉरवर्ड करता है किसे, रेमिटिंग बैंक को। और रेमिटिंग बैंक क्या करता है, इस पेमेंट को आगे फॉरवर्ड किसको कर देता है, एक्सपोर्टर को कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं वापस अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। आई होप ये जो समझाया है इससे तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या टर्मिनोलॉजी को यूज करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, so under the documents against acceptance method the exporter draws a usance or time bill in the importer। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया कि जो ये बिल होता है इसको क्या कहते हैं, हम टाइम बिल या यूसेंस बिल भी कहते हैं। ठीक, he forwards the bill along with the export documents to the bank for delivery to the importer against the acceptance of the bill। The essence of this type of transaction is that the exporter is willing not only to ship the goods before payment but is prepared to wait even after the buyer has taken delivery of the goods, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो क्या कर रहा है, गुड्स को शिप कर रहा है, लेकिन उसको पेमेंट भी तुरंत जनरेट नहीं हो रही। पेमेंट कब जनरेट हो रही है, 60 डेज बाद या 90 डेज बाद, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस और जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में। ठीक है,
He therefore draws a bill and insists upon its acceptance before the documents are handed over to the importer. तो अभी मैंने आपको इसीलिए बताया कि डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर करने से पहले इंपोर्टर क्या बोलेगा कि मैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता हूँ. जब वो एक्सेप्टेंस दे देता है, और ऐसा नहीं है कि जो एक्सेप्टेंस है वो वर्बल होती है, वो रिटन फॉर्म में होती है, एक प्रॉपर अंडरटेकिंग होती है, राइट. तो जब एक्सेप्टेंस दे देता है उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स को आगे हैंड ओवर किया जाता है. ठीक है. These bills have a usage period usually of 30 days, 60 days, 90 days, 120 days और 180 days. तो इसी फॉर्म में हो सकता है, मतलब जैसे 30 डेज का टाइम चाहिए, 60 डेज, 90 डेज, 120 या 180 डेज, इसी फॉर्मेट में ही होगा. ठीक. Accepting the bill, which means writing the word accepted and putting the signature, implies an unconditional undertaking to pay on the due date mentioned in the bill. On the due date, the bill is presented for the payment and the amount remitted to the exporter. देखिए अभी मैंने आपको ये बताया ना कि जो हमारा इंपोर्टर है जब वो एक्सेप्ट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, तो ऐसा नहीं है कि वो वर्बली एक्सेप्ट कर लेगा, उसको प्रॉपरली एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा. और देखिए इसमें लिखा है कि बोल्ड में लिखना पड़ेगा वर्ड एक्सेप्टेड विद हिज सिग्नेचर, ताकि वो इस चीज से डिनाई ना कर पाए. और जो भी टाइम लिया है उसने, जैसे लेट्स से कि हमारा एग्जांपल था 60 डेज, तो जैसे ही 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तुरंत बिल को प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए, और जो पेमेंट है वो किसे रिमिट कर दिया जाएगा, एक्सपोर्टर को रिमिट कर दिया जाएगा. ठीक है. There are several risks associated with the system. Firstly, there is a credit risk. अब सीधी बात है, ये क्या हुआ, एक क्रेडिट रिस्क हुआ ना. क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो गुड्स हैं उनको क्या कर दिया, शिप कर दिया, हमें पेमेंट तुरंत नहीं मिली. पेमेंट हमें कब मिल रही है, 60 डेज आफ्टर शिपमेंट मिल रही है ना. तो हमने उसको क्रेडिट पीरियड ही तो प्रोवाइड किया. तो जब क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड किया तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जनरेट हो गया. ठीक. Failure or unwillingness to pay on the due date may force the exporter to take recourse to legal action. बायर या फिर इंपोर्टर ने कहा था कि वो 60 डेज के बाद पे कर देगा, लेकिन उसके बाद भी वो पे नहीं करता है, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसको लीगल एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. ठीक. Secondly, there are transfer risk arising from possible delays in the remittance from the buyer because of shortage of foreign exchange in his country. Incidence of such risk can however be minimized by taking recourse to an export credit insurance policy. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्रेडिट रिस्क के बारे में. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रांसफर रिस्क. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा बायर है अगर उसकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमको रीपे नहीं कर पाएगा, रेमिटेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर के लिए यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. लास्ट में क्या बोल रहा है, वेयर द बिल्स आर ड्रॉन इन फॉरेन करेंसीज, एक्सचेंज रिस्क एज ऑल्सो द टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड द बिल इज पेड. देखिए ये हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी करेंसीज भी बीच में आती हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी इसके साथ साथ आ ही जाता है ना. क्योंकि हो सकता है कोई कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करिए, किसी कंट्री की डिप्रिशिएट करिए, जिसकी वजह से क्या होता है, पेमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है. तो तीन तरीके के जो रिस्क है वो कौन से इन्वॉल्व रहते हैं. सबसे पहला है आपका क्रेडिट रिस्क, दूसरा है आपका ट्रांसफर रिस्क, और तीसरा क्या है आपका एक्सचेंज रिस्क. ठीक है. आई होप ये तीनों रिस्क अब क्लियर हो गए होंगे. तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो एक लास्ट टॉपिक है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे. बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो वो नहीं होगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा. और हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, साथ ही जो आज हमने सेशन लिया है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड. तो प्लीज़ इसको ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि आप में से कई लोगों के पास अभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है. तो अपने टाइम को ख़राब मत करिए, उसको यूटिलाइज करिए. सारा कंटेंट मैं आपको PDFs में प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी एकदम फ्री. तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए. ठीक है. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.